हेलो फ्रेंड्स, तो हमने पढ़ा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि हमने देखा नर्वस सिस्टम, कंट्रोल एंड ओके। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले हमने देखा नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि किस तरह डिफरेंट एनिमल्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है। फिर हमने देखा ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरी नर्वस सिस्टम देखा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने देखा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर हमने देखा कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या है, उसमें है स्पाइनल कॉर्ड, उसमें है नर्व्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है, जिसमें कि हमने देखा था कि 31 तो स्पाइनल नर्व्स होती है, तो 31 स्पाइनल नर्व्स का नंबर नहीं है, 31 पेयर है। ठीक है, साथ ही 12 पेयर क्रेनियल नर्व, 12 पेयर। तो जस्ट रिमेंबर दैट यहाँ पे ये पेयर्स है और सिर्फ नंबर्स में ना मत याद रखिए। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, जो कि कहाँ से अराइज होती है, स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो फॉर्म कर रही थी। ठीक, उसके बाद जो है उसके साथ ही हमने देखा कि भाई रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वो हमने देखा। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, उनमें किस तरह कोऑर्डिनेशन होता है। तो हमने उसमें देखा कि जो प्लांट्स हैं उनमें फाइटोहार्मोन्स होते हैं और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो उनमें रहता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने नर्वस कंट्रोल देखा ह्यूमंस में, फिर हमने देखा केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में, फिर हमने देखा केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जिसमें कि एंडोक्राइन सिस्टम आता है, जिसमें डिफरेंट ग्लैंड्स डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट करती हैं, जो कि हमारी डिफरेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के तहत जो है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा। ठीक, अब जो है हम इस चैप्टर की NCERT बुक में दी गई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, सो टुडे वी विल सॉल्व NCERT book exercise, and in this way somehow we will revise the chapter. ओके, सबसे फर्स्ट जो है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और वह है विच ऑफ द फॉलोइंग is a plant hormone. Okay, so 4 options are there in which you have to choose one. Okay, and you have to decide which one is the plant hormone. Okay, so 4 choices are there. Insulin. Second choice is thyroxine. Third choice is estrogen, and the fourth choice is cytokinin. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन से हम सोचते हैं कि क्या जो है वो है। सबसे पहला है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन आपने कहाँ पढ़ा था, आपको याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था कि आजकल हम बहुत लोगों को सुनते हैं कि वो डायबिटीज़ है, डायबिटिक है, उनको डायबिटीज़ है और उनकी जो है शुगर हाई है। ठीक है, इन दैट केस मैंने आपको बताया था कि जब इंसुलिन की बॉडी में डेफिशिएंसी होती है या किसी वजह से वह हमारी बॉडी में रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है और सेल्स उसे ले नहीं पाती और यूटिलाइज नहीं कर पाती हैं। तो उस हार्मोन को हमने कहा था इंसुलिन, जिसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ होता है। और यह इंसुलिन हार्मोन किससे सिक्रेट होता है? पैनक्रियाज से। और पैनक्रियाज जो है वो एक मिक्स्ड टाइप ऑफ ग्लैंड है
जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड होती हैं जो कि डक्टल ग्लैंड होती हैं, जिनमें की सिक्रीशंस जो है वो डक्ट्स के थ्रू, ट्यूब्स के थ्रू रिलीज किया जाता है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट लेस ग्लैंड होती हैं, जिनका की सिक्रीशन डायरेक्टली जो है वो रिलीज किया जाता है इन द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो इंसुलिन के द्वारा, इंसुलिन के कारण हमने बहुत सारी जो है रिवाइज कर लिया। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट चॉइस। इंसुलिन फिर नहीं हो सकता है क्योंकि ये ह्यूमन हार्मोन था। ठीक, नेक्स्ट चॉइस इज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन से, थायरो से क्या याद आ रहा है आपको? थायराइड। तो थायरॉक्सिन क्या है? हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, जो कि थायरॉक्सिन या टेट्रा आयोडो जो है थायरोनिन कहलाता है। जो दो हार्मोन थायराइड ग्लैंड बनाती वो है थायरॉक्सिन एंड T3। T3 को ट्राई आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं और T4 को टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं। और यह थायराइड हार्मोन जो है ग्रोथ जो है ब्रेन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और यदि इनकी डेफिशिएंसी हो जाए स्पेशली इन केस ऑफ चाइल्डहुड, तो जो बच्चा है वो मेंटली रिटार्ड हो सकता है, बिकॉज उस एज में यदि उसे प्रॉपर थायरॉक्सिन नहीं बना थायराइड ग्लैंड के द्वारा, तो वो बच्चे का मेंटल ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक, तो थायरॉक्सिन हार्मोन हमने देखा था कि सेल्स की मेटाबॉलिज्म को तो अफेक्ट करता ही है, डिफरेंट सेल्स की, लेकिन साथ ही ब्रेन के डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है। मैंने आपको बताया था कि थायरॉक्सिन हार्मोन या T3 एंड T4 हार्मोन जो कि थायराइड बनाती है, उसके लिए रॉ मटेरियल आयोडीन होता है, और इसीलिए यदि डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो तो भी थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन नहीं बनवा पाती, और इन दैट केस ऑल्सो जो है मेंटल रिटार्डनेस हो सकता है बच्चे में, यदि जो है चाइल्डहुड में थायराइड ग्लैंड से प्रॉपर हार्मोन नहीं बना तो। ठीक, तो थायरॉक्सिन हार्मोन भी क्या हो गया? हार्मोन ऑफ एनिमल। ठीक, तो वो भी नहीं है। ईस्ट्रोजन, अब हम ईस्ट्रोजन पे आते हैं। ईस्ट्रोजन क्या है? फीमेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन, और वो भी एनिमल का हार्मोन हुआ। तो ये जो ईस्ट्रोजन होता है फीमेल्स में डिफरेंट फंक्शंस के लिए, ठीक है, सेक्सुअल मैच्योरेशन एंड फंक्शंस के लिए ये हार्मोन फीमेल्स में रिस्पॉन्सिबल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन ऑफ एनिमल्स, और इसीलिए ये भी जो है प्लांट हार्मोन नहीं हो सकता। तो बचा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हमने देखा था कि साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन है, और वो क्या करता है? इट अफेक्ट्स द सेल डिवीजन। तो साइटोकाइनिन, साइटो मीन्स सेल, तो सेल की डिवीजन को, काइनिन मीन्स डिवीजन, तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को अफेक्ट करता है, और इसलिए जो है ये एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन। ठीक, तो द राइट ऑप्शन इज साइटोकाइनिन। Fine. The next MCQ is the gap between neuron is the gap between neurons or two neurons is called as, क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं? क्या डेंड्राइट कहते हैं, या सिनैप्स कहते हैं, या एक्सॉन कहते हैं, या फिर इम्पल्स कहते हैं? ठीक है, तो जब हमने देखा था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तब मैंने आपको बताया था कि एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है तो उसे हम सिनैप्स कहते हैं, और एक्चुअली दो न्यूरॉन आपस में डायरेक्टली अटैच नहीं होते, उनके बीच कुछ गैप होता है, उस गैप को सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और ये जो सिनैप्स है, ये तीन कंपोजिशन इसके रहते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड द सिनेप्टिक क्लेफ्ट।
ठीक, तो ये हमने देखा था सिनेप्टिक क्लेफ्ट सिनेप्स में रहता है, तो दो न्यूरॉन्स का जंक्शन इज कॉल्ड एज सिनेप्स। ठीक, डेंड्राइट्स क्या है? डेंड्राइट्स जो है हमने देखा था कि जो मल्टीपल ब्रांचेस होती है वन एंड पे, उन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं, जबकि एक सिंगल जो है प्रोजेक्शन जो रहता है उसे हम एक्सॉन कहते हैं। तो एक्सॉन और डेंड्राइट्स जो है वो एक न्यूरॉन का पार्ट है, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन नहीं है। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स जो है, जो नर्व इम्पल्सेस, जो इंफॉर्मेशन जो है नर्व इम्पल्सेस के फॉर्म में कंडक्ट होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, उसे हम इम्पल्स या नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो वो भी जो है ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, तो द राइट ऑप्शन इज सिनेप्स। फाइन, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the brain is responsible for what? Is it thinking, or is it responsible for regulating the heart beat, or is it responsible for balancing the body, or all of the above? So first option is thinking. So yes, we have seen brain is responsible for the thinking and analysis and reasoning, ठीक है, लॉजिक। तो लॉजिक और थिंकिंग के लिए जो है ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं? देखिए, जब भी हम हार्ट जो है हम पढ़ते हैं सर्कुलेशन में, तब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेशन। उसमें हम देखते हैं कि रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेशन के लिए जो है ब्रेन स्टेम के कुछ पार्ट, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स के कुछ पार्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट मीन्स यस, brain is responsible in regulating the heart beat, ठीक, then balancing the body। तो ये भी हमें पता है, सेरिबैलम जो है बैलेंसिंग के लिए इक्विलिब्रियम मेंटेन। देखिए, हम जब वॉक करते हैं, जब हम खड़े रहते हैं, तो हम ग्रेविटेशन के अगेंस्ट खड़े होते हैं, ठीक है। आप यदि एक छोटे बच्चे को देखेंगे 1 ईयर ओल्ड जो कि चलना सीखता है, वो क्या सीखता है? वो यही बैलेंस करना सीखता है कि वो अपनी मसल्स की सहायता से अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बैलेंसिंग ऑफ बॉडी है, ये हमारी मसल्स की हेल्प से ही हम कर पाते हैं। साथ ही जो हमारा ब्रेन है वो हमें ये परसीव करने में हेल्प करता है कि हमारी बॉडी बैलेंस्ड है या नहीं, ठीक है। यदि हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, यदि जो है इक्विलिब्रियम से यदि उसका कुछ इम्बैलेंस होगा, तो हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन हमें ये बता देता है कि वी आर नॉट इन बैलेंस्ड कंडीशन, हमारी बॉडी एक बैलेंस कंडीशन में नहीं है। तो इस प्रकार ये जो इक्विलिब्रियम का सेंस है, ये भी हमें ब्रेन से आता है, स्पेशली फ्रॉम द सेरिबेलम पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक। तो इसलिए द राइट ऑप्शन शुड बी द फोर्थ, एंड दैट इज ऑल ऑफ द एबव। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the function of receptors in our body? Think of situation where receptors do not work properly, what problems are likely to
अराइज। सो यहां पर रिसेप्टर्स क्या होते हैं हमारे? रिसेप्टर्स सेंसरी न्यूरॉन्स को हम रिसेप्टर्स कहते हैं, जो कि डिफरेंट स्टिमुलाई के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिसेप्टर्स जो है वो डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं। रिसेप्टर्स को सेंसरी न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, और ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? जो सेंसेस की, ठीक है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए सेंसिटिव होते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाते हैं, वो होते हैं रिसेप्टर या सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन। ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि वो रिसेप्टर जो पेन के लिए सेंसिटिव हो वो कहलाते हैं पेन रिसेप्टर। वो रिसेप्टर जो कि हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, हीट के लिए सेंसिटिव हो, वो कहलाते हैं हीट रिसेप्टर। वो रिसेप्टर जो लाइट के लिए सेंसिटिव हो वो फोटो रिसेप्टर कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, जो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव हो वो थर्मो रिसेप्टर कहलाते हैं। ठीक है, और जो केमिकल्स के लिए सेंसिटिव हो वो कीमो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डिफरेंट जो है सेंसेस के लिए, टच के लिए, पेन के लिए, हीट के लिए, ठीक है, थर्मो रिसेप्टर और हीट रिसेप्टर विल बी द सेम। थर्मो विल बी 2 टाइप, हीट रिसेप्टर एंड द कोल्ड रिसेप्टर। ठीक है, तो कीमो रिसेप्टर जो केमिकल के लिए सेंसिटिव होंगे। फॉर एग्जांपल हमारी टंग में जो है कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि टेस्ट, जो फूड में केमिकल्स होते हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन दिस वे उसका जो टेस्ट पता करना होता है वो पता कर पाते हैं, बिकॉज वहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। हमारी आईज में, ठीक है, हमारी आईज में रेटिना में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर जो रोड्स एंड कोन सेल्स होती हैं वो फोटो रिसेप्टर कहलाती हैं, बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू द लाइट, एंड वो जो है लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं और रिएक्टिव होती हैं, और वो जो है लाइट को रिसेप्ट करके और ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचा देती है। ठीक है, तो इस प्रकार रिसेप्टर जो है वह न्यूरॉन है जो किसकी इंफॉर्मेशन? स्टिमुलाई की इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल स्टिमुलाई की। ये सभी किसके लिए सेंसिटिव है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए। जैसे कि पेन, प्रिक, यदि किसी ने फिंगर पे किया तो आपको कैसे पता लगता है? पेन रिसेप्टर्स के थ्रू। आपको कुछ गर्म लगा तो किसके थ्रू आपको पता चलता है? थर्मो रिसेप्टर के थ्रू। आपने कुछ ऑब्जेक्ट को देखा, किस कारण से? फोटो रिसेप्टर, रॉड्स एंड कोन्स जो आईज में मौजूद होती हैं उनकी मदद से हमें ये देख पाते हैं। हम कुछ जो है स्मेल कर पाते हैं या टेस्ट कर पाते हैं, वो कैसे कर पाते हैं? कीमो रिसेप्टर जो कि हमारी नोज और टंग में मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार ये डिफरेंट रिसेप्टर जो है हमारे डिफरेंट सेंसेस के लिए, परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो रिसेप्टर का क्या फंक्शन हुआ हमारी बॉडी में? परसेप्शन का। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए कि ऐसी सिचुएशन जिसमें कि हमारे रिसेप्टर्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? मान लीजिए कि हमारे पेन रिसेप्टर जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमें पेन का एहसास नहीं होगा। ठीक है, यदि किसी ने हमें गलती से कुछ चुभ गया है तो हम अपना हाथ नहीं हटाएंगे। ठीक है, और वह जो प्रिक हो रहा है हमारे हैंड में, इट विल इंज्योर आवर फिंगर। ठीक है, दूसरा, हीट रिसेप्टर यदि प्रॉपरली काम नहीं कर रहे और कुछ गर्म को हमने हाथ लगा लिया है तो हम तुरंत हाथ नहीं हटाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सेंस ही नहीं हो रहा है कि वह पॉट गर्म है। इस प्रकार यदि हमारे रिसेप्टर्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे तो हम अपनी बॉडी को इंजर कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये रिसेप्टर्स जो है हमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और इन दिस वे हम अकॉर्डिंगली जो है फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर्स जो है
हमारे लिए, हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक, नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज नंबर 5। ओके फ्रेंड, सो 5th नंबर एक्सरसाइज हम देख रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 5, और वो है ड्रॉ ओके, सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर of a neuron and explain its function. ओके, सो न्यूरॉन्स जो है उसका स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, किस प्रकार एक न्यूरॉन जो है उसका स्ट्रक्चर रहता है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक एक्सॉन रहता है, ठीक है, डेंड्राइट्स होते हैं, ब्रांच लाइक प्रोसेसेस होती हैं जिसकी, ठीक है। इस प्रकार एक एक्सॉन, ये सेल बॉडी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। देन माइलिन शीथ होती है एक्सॉन्स पे, जिन्हें माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहा जाता है। डायग्राम को प्रॉपरली जो है आप सारे स्ट्रक्चर्स को नाम देंगे प्रॉपरली, तभी जो है डायग्राम में आपको प्रॉपर नंबर मिलते हैं। ठीक, तो ये है डेंड्राइट्स, ये मिडिल में है सेल बॉडी, और सेल बॉडी में होता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में होते हैं, सेल बॉडी में ग्रेन्यूल्स होते हैं जिन्हें निसल्स ग्रेन्यूल कहते हैं, एक्सॉन होती है जो प्रोमिनेंट ब्रांच होती है, सिंगल ब्रांच, उसके चारों तरफ माइलिन शीथ होती है, ठीक है। बीच बीच में जहां पर माइलिन शीथ नहीं होती उसे नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार जो है एक एक्सॉन का स्ट्रक्चर बताएंगे। एक्सॉन का टर्मिनल एंड इस प्रकार होता है, सिनेप्टिक नॉब बनाता है, सिनेप्टिक नॉब में क्या होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिनमें कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सिनेप्टिक नॉब्स, सिनेप्टिक वेसिकल, ये है टर्मिनल एंड्स, ठीक। तो इस प्रकार एक एक्सॉन का स्ट्रक्चर होता है और उसका फंक्शंस क्या है, फंक्शन क्या है एक एक्सॉन का, टू ट्रांसमिट द इम्पल्स, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स जो है उसे ट्रांसमिट करना ही न्यूरॉन का फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर और फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर मसल और ग्लैंड, ठीक है। तो इस प्रकार जो फंक्शन है वो है इम्पल्स का ट्रांसमिशन, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज फोटोट्रोपिज्म occurs ऑकर इन प्लांट्स, ठीक है। तो फोटोट्रोपिज्म जो है वो किस प्रकार प्लांट में होता है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट हमने देखा था कि स्टिमुलाई के अगेंस्ट में, ठीक है, डायरेक्शनल जो है ग्रोथ या मूवमेंट में डायरेक्शनल जो
चेंजेस होते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिज्म कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। और ऐसा ट्रॉपिक मूवमेंट जो कि लाइट के अगेंस्ट हो उसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो फोटोट्रॉपिज्म इज व्हाट, मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ प्लांट in response to light is called as phototropism। ठीक है, तो ये कलर ऑफ लाइट या लाइट के अगेंस्ट जो भी मूवमेंट या ग्रोथ होती है प्लांट की उसे फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है फोटो के रिस्पॉन्स में प्लांट जो है मूवमेंट करते हैं और इस प्रकार फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट प्लांट में होता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, द 7 नंबर एक्सरसाइज इज which signal get disrupted in case of a spinal injury। सो इसमें पूछा है कि किसी को यदि स्पाइनल इंजुरी हो तो उसके कौन से सिग्नल्स जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे, डिसरप्टेड होंगे। तो जो आंसर है वो ये है कि हमने देखा था रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क हमने क्या देखा था, एफरेंट न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड एंड इफरेंट न्यूरॉन। इस प्रकार इन तीनों से मिलके क्या बना हुआ होता है, इन तीनों से मिलके बना हुआ होता है रिफ्लेक्स आर्क, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है, इमीडिएट या इंस्टेंटेनियस an involuntary response against any stimuli is called as reflex action। ठीक है, तो ये जो reflex action है मेनली इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। तो इन केस ऑफ एनी स्पाइनल जो है स्पाइनल कॉर्ड की कहीं पे इंजुरी यदि हो तो उस एरिया के रिफ्लेक्स एक्शंस जो है वो अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार रिफ्लेक्स एक्शन जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी। ठीक है, साथ ही स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन को अदर बॉडी पार्ट से जोड़ने का भी काम करती है। तो जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में जब स्पाइनल कॉर्ड की इंजुरी होती है और यदि उससे जुड़ी हुई नर्व्स की भी इंजुरी है तो पर्टिकुलर पार्ट के फंक्शंस में भी जो है प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, तो मेन जो है वो है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, नाउ वी विल कम टू द एक्सरसाइज नंबर 8। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन occurs in plant। ठीक है, तो प्लांट्स में हमने देखा था कि देयर इज नो नर्वस सिस्टम और जो सभी कोऑर्डिनेशन है वो केमिकल्स के द्वारा होते हैं। और ये जो केमिकल्स हैं ये फाइटो हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है, और डिफरेंट 5 टाइप्स के हमने हार्मोन्स देखे थे जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फाइटो हार्मोन्स के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है कि फाइटो हार्मोन्स इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल, हार्मोन्स in the plants are responsible for the chemical coordination and there are various type of 5 type of phytohormones are present in the plants: auxin, cytokinin, एप्साइसिड, इथाइलिन एंड जिबरलिन। ठीक है, इन सभी के फंक्शंस मैंने आपको बताए थे क्या है, तो वो फंक्शंस लिखेंगे आप। और किस तरीके से जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स है उसमें जो पौधों का वाटर जो कंटेंट है वो कम या ज़्यादा जब होता है तो इन दिस वे जो प्लांट्स है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही ये सभी हार्मोन्स जो हैं ये क्या करते हैं, वेरियस फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ऑक्सिन ग्रोथ के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिबरलिन भी प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, साइटोकाइनिन जैसा कि मैंने बताया था सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एप्साइसिड जो है इनहिबिट
फैसिलिटेट करता है ग्रोथ को, ठीक है, इस प्रकार बैलेंस रखता है प्लांट की ग्रोथ। और इथाइलिन जो है वो फ्रूट्स जो है उससे राइपनिंग में हेल्प करता है, ठीक। तो इस प्रकार केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है फाइटो हार्मोन्स के थ्रू प्लांट्स में होता है, ठीक है। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज।